दे दो, 4-5 लाइन का तुरंत खत्म कर देंगे, ठीक है। रिजर्व ऑफ कोल हेडिंग दो, पढ़ ही लेते इसको, क्यों छोड़ दें, अच्छा लग रहा नहीं। बहुत मेहनत करते हैं ना, मतलब बहुत मेहनत से सबको नोट्स बनाया ना, तो नहीं पढ़ाऊंगा तो हमको अंदर से अच्छा लगेगा नहीं, और पढ़ा देंगे ना तो थोड़ा सा हेडेक खत्म हो जाएगा। RESER, रिजर्व्स ऑफ कोल। एक कोल रिजर्व क्या होता है, ठीक है। रिजर्व्स ऑफ कोल चीज क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहले कोल रिजर्व क्या है पहले समझते हैं। कोल रिजर्व SRESERVE, कोल रिजर्व्स क्या होता है। कोल रिजर्व्स मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ कोल, लिखो द क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ कोल, ठीक है, कोल प्रेजेंट इन कोल सीम, इन लिखो इन सिटू कोल सीम, इन सिटू कोल सीम। देखो यहीं पे सारा खेला है, जितना तुम्हारा कोल सिम में जितना तुम्हारा क्वांटिटी प्रेजेंट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं कोल रिजर्व। जितना तुम्हारा कोयला सिम में तुम्हारा कोल का क्वांटिटी है। अभी 19 बच्चा मैसेज कर दिया बिना मतलब का, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, जो कोल रिजर्व क्या है ये। देखो एक बात सुन लो, जितना बच्चा ईमानदारी से एग्जाम देने जा रहा है, सबसे बड़ा बात क्या है पता है। जैसे एक मूवी है तुम्हारा, देखे हो तुम्हारा क्या यार, उसका कौन सा है, जो मुंबई टू गोवा जो लोग जाते हैं चारों दोस्त, बड़ा सा डब्लू, देखे हो, जो बड़ा सा डब्लू के नीचे धन छुपाया हुआ है, देखा है। उस मूवी में एक सीन होता है, जब लोग जंगल से पास होता है ना, तो वहां पे चीता एक आने वाला था। उस मूवी में एक सीन दिखा, तो उसमें चीता एक आता है, तो जो जो क्या उसका क्या नाम रहता है यार, कोई जो डिटेक्टिव रहता है, वो बोलता है, जूता अपना खोलता है, उठा के लेने लगता है। तो बोलता है कह रहे तुम जूता खोल के तो तैयारी क्यों कर रहा है। तो बोलता है कि चीता से तुम थोड़ी ना तेज भाग लेगा। तो बोलता है भाई तुमको चीता से थोड़ी ना तेज भागना, हमको तो तुम तीनों से तेज भागना है। अगर अपना जान बचाना है तो हमको सिर्फ तुम तीनों से तेज भागना है। चीता मेरा पीछे रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पीछे रहेगा उसको ना पकड़ाएगा वो। सिंपल बात ये है। लॉजिकली अगर तुम सोचोगे तो तुमको टॉप थोड़ी ना करना है, तुमको जो बाकी लोगों से जो कंपटीशन है तुमको वहां पे जीतना है। अब तुम सोच के देखो, तुम जो तैयारी की, जो तुम मेहनत की है ना, तुम 1 जून से प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, नॉन स्टॉप कर रहे हो। अब एक बच्चा 15 दिन पहले जागा है, वो तो आधा से ज्यादा बच्चा तो शॉक्ड में है कि एग्जाम कैसे ले लिया एनसीएल 19 तारीख को। जो हम लोगों का क्लास जो बच्चा नहीं ज्वाइन किया था, जो हम लोग का बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन किया, उसमें से कितना बच्चा ऐसा है जो इमेजिन किया था कि 19 तारीख से पहले एग्जाम होगा, बताओ। और कौन सा टीचर है जो टारगेट लेके चला हो क्या 19 तारीख तक एग्जाम हो जाएगा, सिलेबस खत्म करवा देंगे, बताओ तो दुनिया में कौन टीचर है। कोई सोचा ही नहीं, इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया होगा। 99% लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। मैं लिख के देता हूं, तुम लोगों का किस्मत अच्छा है, और पता नहीं भगवान का सहयोग बोलो जो भी बोलो, मेरे मन में अचानक विचार आया, वो भी क्लास लेते लेते मैंने कहा आप लोगों से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड जनवरी में भी एग्जाम हो सकता है। अचानक मुझे लगा, और अचानक हम बोले, और हम फिर अपना ब्रेन को किए कि नहीं उसके अनुसार प्रिपरेशन करना, और हम प्रिपरेशन करवाएं। सही हुआ वो बात। तो तुमको थोड़ी ना क्या करना है यार, तुमको तो बाकी लोगों से तेज दौड़ना है ना। तुमको तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव देखना कितने लोग हैं। तो जैसे तुम्हारे पास 24 घंटा है, तुम पढ़ रहा है, बाकी लोग पास भी 24 घंटा है, वो लोग भी तैयारी कर रहा होगा। तो तुम अपना 24 घंटा को तुम 6 महीना पहले से तुम कर रहे हो, और एक 3 दिन पहले स्टार्ट किया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस चीज को ठीक ठाक करना है, समझ में आया? बस कंपटीशन यहीं पे है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस कंपटीशन यहीं पे है। आधा से ज्यादा लड़का क्या है, अभी भी सदमा में है। जब तक सदमा में निकल कर आएगा ना, तब तक तुम लोग अपना कहानी रच डालो। दिस इज द टाइम, अपना कहानी रचने का ही सही समय है। सब कंपटीटर सोए हुए हैं। तुम लोग का जो कंपटीटर है ना, बहुत लोग सोए हुए हैं, बहुत लोग सोया हुआ है। अभी उन लोगों का टारगेट सीधा चल गया, पता है क्या? एनसीएल नहीं हुआ, चलो ना एमसीएल अच्छा देंगे। तुम लिख लो, तुम अपना जो दोस्त लोग जो तुम्हारे साथ बैचमेट तो होगा ना, क्लासमेट तो होगा ना, तुम उन लोगों से जाकर फोन करके पूछो कि भाई एनसीएल का तैयारी कैसा है। ठीक है, तुमको एक ही बात बोलेगा कि हाँ ये। अब तुमको यहाँ पे कुछ चीज का ध्यान देना है। जैसे
टेलीग्राम का जो गलत गलत ग्रुप, उससे बच के रहना अपने आप को। 10 दिन तक एकदम गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं करोगे, उल्टा पुल्टा डेटा के बीच में नहीं फंसोगे। वो जो 2-4 सवाल कभी आ जाता है जो माथा को क्रिटिकल कर देता है, अरे सर तो ये पढ़ाए थे ये डेटा, उस सब चीज से बचना है अपने आप को। अपने आप को मत उलझा लो कहीं और। जैसे एक एक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्किल बोलता है, क्या बोलता है ना उसमें, क्या बोलता है मैं बताता हूँ। बोलता है ना कि आदमी को ना आप उलझा के रखो। जैसे देखना, बच्चा जब रोता है, बच्चा जब रोता है ना भूख खाना के लिए, तो मम्मी क्या करती है, उसके सामने झुंझुना लग बजा देती है, टन 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 टन। फिर बच्चा भूल जाता है, झुंझुना खेलने लगता है। ठीक है, फिर मान लो मम्मी मोबाइल दे दी, मोबाइल से खेल रहा है, उसको मोबाइल हटा के झुंझुना पकड़ा दो, झुंझुना से खेल। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। उस चीज में नहीं जाना है अभी, डिस्ट्रैक्शन से बचना है हर तरह का, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जॉब तुम्हारे पास है, इतना हमको पता है। क्लास में जितना बच्चा जून से विश्वास से क्लास किया है ना, हर किसी के पास कदम में जॉब है। क्योंकि जो बच्चा जून से सीरियसली पढ़ाई किया, सबका सिलेबस में कंप्लीट करवाया, हर एक दिन क्लास में मैं अच्छा से लिया। जो बच्चा एग्जाम पूरा ईमानदारी से दिया, जितना दिन एग्जाम हुआ सारे एग्जाम 28-30 तुम एग्जाम दिए हो, तुम सोचो 28 सेट एग्जाम दिए हो। रोज एवरेज अगर 50 क्वेश्चन भी अगर डिस्कशन हुआ है, हम नहीं मानते कि हम 100 क्वेश्चन रोज डिस्कशन किए, एवरेज 50 क्वेश्चन तो रोज डिस्कशन किए हम लोग क्लास में, हर दिन डिस्कशन हुआ है। 7 महीना का क्लास हुआ है, 7 महीना में जोड़ोगे तो कम से कम 250 दिन तो क्लास चला होगा। 140 दिन तो ऐसे गिना हुआ है मेरा, इधर 40, मतलब 150 दिन तो क्लास चला होगा, 200 दिन तो क्लास चला होगा। 200 गुना तुम 50 कर दो, कितना क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कशन किया हम लोग, रिविजन कम है ये, तुम सोच के देखो तो, किसी मामले में कम नहीं है। जो है उसको अच्छा से करके रखो, बस यही बोलेंगे, जितना है उसको अच्छा से करके रखो और इनफ तो करेक्ट। और तुम लोग जितना तुम कोर्स खत्म किए ना, जितना कम समय में जितना पढ़ाए ना, क्लास में पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, पुराने लोग भी क्लास जुड़ते हैं, वो लोग भी बैच को रिवाइज करवाता है, रिविजन करता है कि सर हमको फिर से करना है। ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सर एक बार हम कोर्स किए ना, हमको सर समझ में नहीं आया, सर हमको फिर से एक बार करना है। तो बहुत सारा बच्चा ना फिर से रिविजन कर रहा है क्लास में, है ऐसा। उन लोग भी ईमानदारी से बताए कि हाँ सर इस बार जो आप पढ़ाए सर बहुत फास्ट पढ़ाए और बहुत ज्यादा पढ़ाए कम समय में। ये पहला ऐसा कोर्स था जो इतना आप तेज पढ़ा रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं, इससे पहले हम किसी को नहीं पढ़ाए। पिछला जो बैच था इसमें अप्रैल में एग्जाम हुआ था तुम्हारा, 12 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में एग्जाम हो गया, 3-4 महीना समय था, बताओ। तो तो तुम लोग ना बेस्ट है बाबू, सो इसलिए नहीं सोचना है, ठीक है, डरो मत। आपकी वजह से नॉन टेक पा रहे हैं, नीरज शर्मा। हम तो बोले देखो टीचर पर तुम भरोसा करो, जब तुम जो टीचर खोज के ला के दिए है ना, तुम लोगों का एकदम परफेक्ट लेवल के टीचर है वो नॉन टेक्निकल वाले, जो नीरज सर है ना। मैं उनसे मैं देख जानता हूं ना क्या है वो, मेरे फ्रेंड है, मैं जानता हूं। और तुम लोग का लेवल क्या, उसी हिसाब से मैं उनको लाया। तो तुम उनको, और उनमें एक बात देखना, देखो हो सकता है लाइव सेशन ना ले पाए, लेकिन तुम्हारे प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, ये चीज उनमें है ना, वो इस बात को समझते हैं। देखो तो कोल रिजर्व क्या हो गया, द क्वांटिटी ऑफ कोल प्रेजेंट इन इंसिटू कोल सीम। तो इंसिटू कोल सीम में जितना क्वांटिटी मेरा कोयला का रिजर्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल रिजर्व। ठीक है, अब इसी का अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, इसका टाइप्स, इसका 3 तो टाइप्स होता है। देखो क्या बोला कि कोयला सिम में जितना कोयला था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व बोलेंगे, कोल रिजर्व बोलेंगे। अब इसका टाइप्स क्या है, 3 तरह का टाइप्स होता है मेनली। पहला होता है इंफ्रारेड रिजर्व, इंफ्रारेड रिजर्व, एक नंबर में लिखो, एक नंबर में क्या होता है लिखो, इन FERRED, इंफ्रारेड रिजर्व। देखो ये कैसे पता लगाते हैं, ये इंफ्रारेड रिजर्व कैसे पता चल लगाते हैं, लिखो दिस इज लार्ज एरिया, लिखो दिस, समझाएंगे, लिखो दिस इज लार्ज एरिया, एरिया रिजर्व रिजर्व्स बेस्ड ऑन देखो बेस्ड ऑन ब्रॉड नॉलेज ऑफ जियोलॉजी, ब्रॉड नॉलेज जियोलॉजी। पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जियोलॉजी करैक्टर,
देखो हम जब पहला टॉपिक पढ़ाए तब एक बात समझाए थे, क्या होता है इंफ्रारेड रेडियो, क्या बोले। जैसे मान लो कि एक मेरा बहुत बड़ा एरिया है, समझना। जैसे मान लो क्या है मेरा, मान लो मेरा रानीगंज है, पहला कोयला रानीगंज में मिला था, तो रानीगंज एक एरिया, ठीक है। तो रानीगंज एरिया में ना जूलॉजिस्ट लोग आगे रिसर्च किया कि उसके नीचे कोयला मिला, समझना। रानीगंज एरिया में क्या किया, जूलॉजी लोग रिसर्च किया और जूलॉजिस्ट वाला, और देखा इसके नीचे कोयला मिला। तो कोयला कैसे मिला भाई, इसके नीचे कोयला कहाँ मिला? तो बोला कि एक नदी है, दामोदर नदी, दामोदर नदी के बगल में कोयला मिला। पहला बात ये समझ में आया। यानी एक हो गया रिवर स्ट्रक्चर, मतलब करेक्टरिस्टिक देख रहा जूलॉजी का, तो एक करेक्टरिस्टिक में क्या है, रिवर है, REVIR, रिवर है। दूसरा करेक्टरिस्टिक देखा, रिवर के बगल में ना तुम्हारा क्या, बहुत सारा गाछ है। किस तरह गाछ है? तो कटहल है, आम है, नीम है, जामुन, इस तरह पेड़ है। दूसरा करेक्टरिस्टिक मैच किया। तो जहां जहां दामोदर नदी है और जहां जहां इस तरह का गाछ, इस तरह का पेड़ पौधा और मिट्टी है, सब जगह तुमको मिल सकता है कोयला। तो ये जो विचार आया, दामोदर नदी जहां जहां उसका बगल में मिलेगा, उस सब को बोला गया क्या, उस सब को बोला गया कि नाम, उसको बोला गया इंफ्रारेड रिजर्व। तो कोयला यहां मिला है, गारंटी नहीं है। देखो रिजर्व मतलब क्या है, जहां पे कोयला का क्वांटिटी है। अब इंफ्रारेड रिजर्व मतलब क्या है, अनुमान है कि वहां पे कोयला हो सकता है। किस चीज पे बेस्ड करके, किस चीज पे अनुमान लगा के ये बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन जियोलॉजी करेक्टर, दैट इज अ ब्रॉड नॉलेज, फास्ट नॉलेज ऑफ जियोलॉजी करेक्टर। जियोलॉजी करेक्टर को तुम नॉलेज में लाके रिसर्च करके तुम बताया कि यहां कोयला हो सकता है, उसी तरह का रिजर्व को बोलेंगे इंफ्रारेड रिजर्व। इंफ्रारेड रिजर्व क्या नहीं होता, हम लोग भाई अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पर कोयला हो सकता है, जियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रिजर्व। तो इंफ्रारेड रिजर्व में अगर मेन टर्म तुमसे बोले तो जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो रिजर्व का पता लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इस जगह पे इतना कोयला मिलेगा। तुम सोचो, हम लोग बोलते हैं ना रानीगंज कोल्ड बेल्ट में इतना कोयला रिजर्व है, इतना मिलियन टन कोयला है, तो कैसे बोला होगा वो? क्या उसे मापने गया होगा? उतना नहीं, वो अंदाजा लगाया कि भाई यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी है, इतना इतना है, तो यहाँ पे टोटल इतना कोयला रिजर्व होगा। तुम कभी सुनता होगा कि 250 टन सोना मिलने का अनुमान है, सुनता है कि नहीं? कैसे पता लगा लेता है? क्या उसमें सोना वजन कर लिया वो अंदर में घुस के? नहीं, वो जूलॉजिकल, जो जूलॉजिस्ट होते हैं ना, अपना अंदाजा से पता लगाते हैं कि इतना मिलने का अनुमान होता है। उस तरह का जो रिजर्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड रिजर्व। अब दूसरा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंडिकेटेड रिजर्व। इससे लेकिन पता नहीं चलता है, मोटा मोटी इससे एक अनुमान लगता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंडिकेटेड रिजर्व। ध्यान देखना, बहुत बच्चों को नींद आ गया है। रिजर्व, अब हमको लग रहा है मेरा नींद खुल रहा है, इतना देर तक हम सोए थे, पता नहीं क्या हुआ था आज। देखो ये क्या होता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द टेकिंग एरिया अप टू 1000 मीटर टू 1000 मीटर। देखो ये क्या कैसे करता हम लोग, देखो दिस लिखो, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, अच्छा ठीक है, इसको लिखते लिखो, दिस इज, दिस इज लिखो, दिस इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लिखो, बाय टेकिंग एरिया, बाय टेकिंग, बाय टेकिंग एन एरिया, एरिया ऑफ 1000 मीटर क्रॉस 1000 मीटर और 2000 मीटर क्रॉस 2000 मीटर फ्रॉम, लिखो फ्रॉम, फ्रॉम ऑब्जर्व पॉइंट, ERV ऑब्जर्व पॉइंट, फ्रॉम ऑब्जर्व पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम कहीं पे बोले कोयला मिल सकता है, ठीक है। अब तुम क्या किया, तुम बोला कि ठीक है चल लगा, यहाँ बोरल लगा, बोरल लगवा दिया, यहाँ पे बोरल लगाया, पता चला सच में कोयला निकल गया। ले, तुम बोरल लगाया, यहाँ पे बोला कि इसमें कोयला मिल सकता है, यहाँ पे बोरल करवा दिया, अब 2.5 से यहाँ कोयला मिल गया। तो उस जहां पे कोयला मिला ना, उससे 1000 मीटर या 2000 मीटर का जगह को लेके जो तुम सर्वे करके बताओगे ना कि हाँ इतना कोयला है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे इंडिकेटेड रिजर्व। जो जगह पे कोयला प्रूव हुआ, उस जगह से हम लोग क्या करेंगे, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक का एरिया को लेके जो हम लोग, जो मतलब ये किया जाएगा, रिजर्व का पता किया जाएगा, उसको बोलेंगे इंडिकेटर रिजर्व। उसके अलावा तीसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रूव्ड रिजर्व। क्या भाई कोयला एकदम 100% प्रूव्ड है, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड रिजर्व। प्रूव्ड रिजर्व मतलब, प्रूव्ड रिजर्व मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है द रिजर्व एस्टिमेटेड इन आउटक्रॉप ट्रेंच। लिखो ये क्या होता है, द रिजर्व, द रिजर्व
रिजर्व, ठीक है। एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब कैलकुलेटेड। कहां कैलकुलेट करोगे? एस्टिमेटेड मतलब तो कैलकुलेट करोगे, कब कैलकुलेट करोगे? एस्टिमेटेड इन आउटक्रॉप, देखो ध्यान से, आउटक्रॉप जो पहले से बाहर निकला हुआ कोयला, आउटक्रॉप में, कॉमा ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंच, ट्रेंचेस अप टू 200 मीटर, अप टू 200 मीटर फ्रॉम आउटक्रॉप, फ्रॉम आउटक्रॉप 200 मीटर फ्रॉम आउटक्रॉप। देखो ध्यान समझो, देखो समझना बाबू, जैसे मान लो कि कोयला जब निकलता है तो तुमको पता है कि कोल सीम कैसा होता है, एक आउटक्रॉप तक निकल रहा था ऐसा कोयला, है ना। तो तुम क्या किया, यहाँ पे देखा कोयला इतना निकला हुआ है, तो इस कोयला से तुम अंदाजा लगाया 200 मीटर के अंदर कितना कोयला मेरा है, ठीक है। इस तरह को बोलेंगे हम लोग प्रूव्ड रिजर्व बोलेंगे। अगर आउटक्रॉप से 200 मीटर के अंदर तक जो सर्वे करके बताएगा उसको बोलेंगे प्रूव्ड रिजर्व। वहां से अगर 1000 से 2000 जब होगा उसको बोलेंगे इंडिकेटेड रिजर्व। और बिना कोई चीज का केवल जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बताएगा उसको बोलेंगे इंफ्रारेड रिजर्व। तीन तरह का कोयला का कैलकुलेशन होता है, तीन तरह से बेस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। ये तीन तरह पे होता है। सबसे ज्यादा कोयला ये वाला है, उससे कम वैल्यू इसका, उससे कम वैल्यू इसका है। इसमें क्या एक अंदाजा है, ठीक है, और ये होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड रिजर्व के बारे में पता करते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट था तुम लोग को टॉपिक का, ठीक है। ध्यान सुनो, फिर से बताते हैं। प्रूव्ड रिजर्व क्या है? जहां पे आउटक्रॉप है, कोई ट्रेंच वहां कटिंग किया, कोयला मिल गया, उससे 200 मीटर के अंदर जितना कोयला होगा सब प्रूव्ड रिजर्व में आएगा। अब वहां से तुम क्या कर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में तुम कर रहे हो, यानी 1000 से 2000 मीटर में कर रहे हो क्रॉस सेक्शन एरिया में, तब तुम्हारा क्या वो इंडिकेटेड हो जाएगा। और अगर तुम कोई एरिया नहीं लिए, तुम बहुत बड़ा एरिया पूरा ले लिए, पूरा सोच लिए, पूरा रानीगंज सोच लिए, पूरा झरिया सोच लिए, पूरा धनबाद सोच लिए, ठीक है, इतना एरिया को तुम पूरा एक साथ ले लिया और जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पे तुम अंदाजा लगा रहा कि पूरा धनबाद में इतना कोयला होगा। इसमें क्या था, इसमें 200 मीटर तुम सोचा तो बता देगा 200 मीटर में लगभग इतना इतना कोयला हो सकता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सोचा, तुम बोल सकता सर 8 से 10 एमटी मेट्रिक टन कोयला हो सकता है। अब जब तुमको कोयला बता पूरा धनबाद में कितना है, ठीक है, तुम धनबाद के बारे में सोच रहा है कितना कोयला होगा, सोचो, या तुम रानीगंज कोलफील्ड के बारे में सोच रहा है, तो वो जो कोयला तुम बताओ वो तुम्हारा किसमें आएगा, इंफ्रारेड रिजर्व के बारे में सोच रहा है। बस यही है कि रिजर्व का मतलब क्या, कितना कोयला क्वांटिटी है, कोयला कितना है, बस यही है रिजर्व। तीन बेसिस पे करते हैं, एक 200 मीटर वाला है, एक 2000 मीटर वाला है और एक पूरा है, तो तीनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। यही होता है रिजर्व, मेनली यही है रिजर्व, यही रिजर्व पढ़ना होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है रिजर्व, उसको हम लोग बोलते हैं माइनेबल रिजर्व। क्या बोलते हैं? माइनेबल रिजर्व, या फिर माइनेबल बोलते हैं, मिनरेबल बोलते हैं, या एक्सट्रैक्टेबल बोलते हैं, ठीक है, विच कैन बी इकोनॉमिकली, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड। एक और आता है सबसे आखिर में आता है जो कि माइनेबल रिजर्व कहलाता है। उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम माइनेबल रिजर्व। इस तीनों से हट के ना, ये सबसे अलग है, बी पॉइंट, माइनेबल। माइनेबल बोलो, मिनरेबल बोलो, मिनरेबल बोलो, या एक्सट्रैक्टेड बोलो, एक्सट्रैक्टेड रिजर्व, SERV रिजर्व। ये क्या होता है? जितना तुम कोयला को क्या कर रहे हो, इकोनॉमिकली निकाल पा रहे हो, ठीक है। लिखो, द कोल नहीं बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे, द मिनरल विच कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, द मिनरल, मिनरल और कोल जो भी बोलना बोलो, मिनरल और कोल, विच कैन बी, लिखो, विच कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। बस जितना तुम निकाल सकते हो इकोनॉमिकली है तुम्हारा। देखो तुम प्रूव किया कितना, तुम प्रूव किया, मान लो तुम प्रूव किया 10 मिलियन टन, ठीक है, 10 मिलियन टन तुम बताए इतना कोयला मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसमें 9 मिलियन टन जो कोयला है ना, 9 मिलियन टन के ऊपर ताजमहल है। अब बताओ तो तुम कितना कोयला निकाल पाएगा? बस 1 मिलियन टन। ताजमहल को तो नहीं तोड़ देगा ना भाई 9 मिलियन टन कोयला के लिए। इमेजिन करो 10 मिलियन टन कोयला पता चला, 9 मिलियन टन ताजमहल के नीचे ही है। अब क्या करेगा? तो जो बचा, जितना मिला वो तो प्रूव हो गया, लेकिन जो तुमको निकाल पाओगे, जितना तुम निकाल सकता है इकोनॉमिकली, इसको तुम निकाल पाओगे। ताजमहल तोड़ के उसको कॉस्ट को तुम थोड़ी ना भरपाई कर पाएगा, बोलो है कि नहीं? नहीं कर पाएगा। एक पहले से वहां पे कोई महारानी विक्टोरिया का कोई बना हुआ है, तोड़ पा सकता है उसको? नहीं तोड़ सकता है। तो वो सब क्या आ जाएगा तुम्हारा, किस में आ जाएगा? तो जिसको तुम ले पा रहे हो वही तुम्हारा माइनेबल रिजर्व में आएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक था बड़ा सिंपल था, समझ में आ गया होगा। रन ऑफ माइन ग्रेड भी पढ़ा दीजिए। रन ऑफ माइन ग्रेड मतलब होता है बाबू क्या? रन ऑफ माइन ग्रेड का मतलब होता है क्या? अनस्क्रीन्ड कोल ऑफ ऑल साइजेस। जो कोल हम लोग ब्लास्टिंग के बाद ऊपर लेके आता है ना, उसको अनस्क्रीन कोयला जो होता है ना, आफ्टर ब्लास्टिंग जो मिलता है, उसको रन ऑफ माइन कोल बोलते हैं, ROM कोल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रन ऑफ माइन कोल बोलते हैं। उसी का फिर अलग अलग पार्ट आता है, फिर जब उसको स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, उसको अलग अलग पार्ट आता है। मिटा दो इसको। देखो, 4 तरह का चीज आता है इसमें। ठीक है, 4 तरह का चीज आता है इसमें। बच्चा बोला कि सर थोड़ा रन ऑफ माइन बता दीजिए। तो एक होता है तुम्हारा ROM होता है। ये क्या होता है? अनस्क्रीनिंग कोल, मतलब जिस कोयला को हम लोग क्या किए, किसी तरह से हम लोग कोई काम नहीं किए, SC अनस्क्रीनिंग कोल। तेरी का UNSCREENING अनस्क्रीनिंग कोल, मतलब उसको कोई CHP प्लांट में नहीं भेजे, मतलब डायरेक्ट माइन से कोयला उठ के आया है। समझ में आया? इसमें सबसे बड़ा क्या है? इसमें ऑल साइज का कोल है, ऑल साइज कोल है, सब कोयला मिला हुआ। ठीक है, उसको बोलेंगे रन ऑफ माइन। बी नंबर क्या होता है इसके अलावा? इसके अलावा तो जब तुम स्क्रीनिंग में डाल दोगे तो अलग अलग साइज मिलेगा। जैसे पहला होता है सिलेक्ट कोल। सिलेक्ट कोल, सिलेक्ट कोयला केला कितना होता है? ये होता है 0 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। 0 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर साइज का कोयला क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्ट कोल बोलते हैं। रुबल कोल, रिबल कोल क्या होता है? सी नंबर रुबल, RUBBLE रिबल कोल। ये क्या होता है? ये तुम्हारा 50 मिलीमीटर से स्टार्ट करके कितना होता है? सॉरी माफ करना, 25 होगा। 25 मिलीमीटर से स्टार्ट करके 50 मिलीमीटर तक होता है रिबल। और तीसरा जो होता है CD नंबर, और तीसरा जो होता है, चौथा जो होता है स्टीम कोल। स्टीम कोल, इसका नाम तुम लोग सुना होगा स्टीम कोल ज्यादातर। ये तुम्हारा कितना होता है? 50 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर एंड अबव। 50 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर, और सम टाइम क्या होता है? अबव एंड अबव। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये। तो ये अलग से तुम्हारा 4 तरह का कोयला का भी आता है। जो कोल जो निकलता है, नहीं, कोल का साइज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइज है ना, कोल साइज के हिसाब से। ठीक है, तो ऑल साइज का कोल को क्या बोलेंगे? ROM अनस्क्रीनिंग। उसको प्लांट में नहीं भेजे हम लोग, वो जस्ट आया ब्लास्टिंग होके। ROM जब हम लोग उसको तुम्हारा CHP में भेजेंगे ना, कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजेंगे ना, तब उसका अलग अलग साइज में बनेगा। कुछ स्लैग बनेगा, कुछ रूबल बनेगा, कुछ स्टीम कोयला बनेगा। तो ये सारा चीज है तुम्हारा कोल से रिलेटेड। कोल का सारा कहानी खत्म हुआ, और मुझे भी बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि हाँ भाई, तुम्हारा कोर्स का लगभग बहुत बड़ा पार्ट को हम लोग आज सिलेबस के माध्यम से हम लोग खत्म कर दिए, टारगेट बना के खत्म कर दिए। ठीक है, तो पंप वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब 2 चीज बच रहा है। ठीक है, 2 चीज बच रहा है। जैसे कल हम लोग बोले थे कि हम कल का क्लास में बताया था आप लोगों को कि मेरा टारगेट रहेगा 12 तारीख तक एनी हाउ खत्म कर देने का, जिसमें तुम्हारा एक चीज बच रहा है, SMP के ऊपर एक क्लास बच रहा है, SMP वाला छूट रहा है। ठीक है, तुम लोगों का कौन सा जवाब बच रहा है भाई जो क्लास में मौजूद है? इंफॉर्मेशन वाला बच रहा, CIL का इंफॉर्मेशन। 2 चीज छूट रहा है, और एक जो तुम लोग बोल रहे क्या तुम्हारा ये सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वाला। ठीक है, ये ना, ये छूट रहा है। तो ये 2-3 चीज